आ जाओ, ध्यान से सुनो मेरी बातें। भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे थे। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। कोई दिक्कत है यहाँ तक? भारतीय अर्थव्यवस्था। और इसमें हम क्लास नंबर कौन सी हमारी बता सको कोई? 16। क्लास नंबर 16 ही तो। ध्यान तो समझना अच्छे तरीके से। जब मैं समझाने जा रहा हूँ ध्यान तो देखो, समझो समझो इसका मतलब क्या था, क्योंकि यहाँ तो बहुत सवाल पूछे जाने वाले। एक बार मैं पुराने वाला ब्रीफ कर रहा हूँ। मैंने कहा हम बजट पढ़ रहे थे। हाँ, बजट पढ़ रहे थे हम। बजट, तो बजट बनाने सब जानते हैं, बजट ही तो पढ़ रहे थे हम। जो बजट बजट एक प्रकार का जो बजट हमारा एक प्रकार का लेखा जोखा हो। बजट को ना आसान बनाने के लिए हमने 100 पैसे मान लिया, ठीक। और 100 पैसे जब मान लिया तो इसमें एक तो आय होगी सरकार की। ये बजट बनेगा कैसा? 39 लाख करोड़ रुपए का बजट है हमारा। 39.45 लाख करोड़ रुपए, वो अलग थोड़ा मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसान भाषा में। इतना था हमारा बजट। एक हो हमारी आय। बजट कैसे बनेगा? एक तो आय हो हमारी, जिसे हम इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनकम। एक हो हमारी व्यय, यानी खर्चा होगा कहाँ, जहाँ खर्च होगा, इसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, ये खर्चा हो हमारा। आय के हमारे दो स्रोत हो। आय समझ लो, एक तो हमारा कर हो, कर जिसे हम टैक्स बोलते हैं, टैक्स। और दूसरा हो हमारा नॉन टैक्स, नॉन टैक्स, इसे बोलते हैं गैर कर, गैर कर। और जो टैक्स हमारे, ध्यान से सुनना चाहते, टैक्स भी हमारे दो प्रकार के हों। एक हो हमारा प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर। एक हो अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? प्रत्यक्ष कर में हमारा इनकम टैक्स आगा ना, इनकम टैक्स, ठीक। उसके बाद इसमें हमारा इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा जीएसटी आगा। अभी हमारे यहाँ वर्तमान में जीएसटी लागू है, नहीं जीएसटी लागू। उसके बाद जो नॉन टैक्स, उसके बाद इसे अगर हम ब्रेक कर देना तो सरकार की जो टोटल कमाई हुई ना, वह कितनी हुई? 58 पैसे या 57 पैसे? 58 पैसे के आसपास है तो कमाई। 58 पैसे का जो ब्रेक, टैक्स तो कितना पैसे कमाई करे सरकार ने, बता सको कोई? टैक्स तक अच्छा, ये 63 थी इनकम थी हमारी, 63 पैसे। ये ब्रेक 2022-23 का है, ये बजट था 2022-23 का। लेकिन तुम अपडेट कर लेना 23-24 का जो आगा, वहां देखना यही तो चीज चेक करनी तुम, कि जो सरकार की आय कितनी बढ़ी। ये 63 पैसे तो बढ़ी नहीं बढ़ी है? अगर बढ़ी तो इसका मतलब सरकार की अगर आय नहीं बढ़ी ना, तो समस्या, कठिनाई है। देखो सुनो मेरी बात। अभी मेरे पास भारत सरकार का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कहाँ से पढ़ते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक। कहाँ जाते हैं? बैक जाते हैं हम, बैक जाती है सरकार का पोर्टल, ठीक। या देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केंद्रीय बजट। समझ में आई बात? तुम ढूंढ रहे गूगल पे इधर उधर, आत्मा की तरह भटक रहे फिर रहे। अरे रुक जा मेरी माँ, देखो यहाँ देखो, ऊपर ये डालेंगे ना, मैंने बजट 2022-23 डाल दिया, ऊपर लिखा हुआ india.gov.in, केंद्रीय बजट पे चला गया। मैं चला गया इस पर, केंद्रीय बजट पर जाने के बाद मुझे चाहिए था 2022 से, इससे संबंधित लिंक भी देखो, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट चला गया। मैं इसको ओके कर दिया मैंने। ये मुझे उसी पोर्टल पर लेकर चला जाएगा जहाँ बजट का डाटा पड़ा हुआ सारा। उस जगह वेबसाइट को ओपन करना। यहाँ देखो जो वेबसाइट है, ये पोर्टल है किसका? भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, है नहीं लिखा हुआ? नहीं, केंद्रीय बजट, केंद्रीय बजट पूरा का पूरा। ये कब का? 2022-23 का। 2022-23 का। थोड़ा थोड़ा इंग्लिश पढ़ने सीख जा करो, इंग्लिश देकर वैसे डर जाओ तुम। जो फाइनेंस मिनिस्टर ने स्पीच दी थी ना, जो स्पीच दी थी, वो स्पीच के टोटल वर्ड यहाँ लिखे हुए। अगर मैं इस पर ओके कर दूंगा ना, तो उसने जो भी भाषण दिया था ना, वो सारी स्पीच यहाँ जगह आराम से। अब कुछ बच्चे यहाँ ओके कर दिए, देखिए मैं हिंदी मांगी, इंग्लिश मांगी, ठीक। ओके कर, मैं डाउनलोड कर लिया हाथ से, स्पीच को ओपन कर लिया यहाँ से। ओपन करता हूँ, टोटल इंग्लिश मांगी हुआ। ये बजट की स्पीच आई है, क्या क्या स्पीच दी इसने, वही स्पीच जो भी दी ना, जो भी ना बोला खड़े होगा उसको संसद के अंदर। ओपन हो जा, क्या नोट ओपन आ रहा लिखा हुआ, तो यहाँ से स्पीच मिलेगी। देखो की टू बजट, कि जो बजट का डॉक्यूमेंट है वो क्या है, डॉक्यूमेंट है, हल्का हल्का पढ़े करो बैठ कर, क्या कहना क्या चाह रहा है। अगर नहीं समझ में आता ना, तो एक ट्रांसलेटर आओ, हिंदी ट्रांसलेटर, उसे पूरा का पूरा जो पीडीएफ है हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में बात है? क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो ना तुम। देखो मैंने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद यहाँ चले गए हम इस पर, जाने के बाद मेन वेबसाइट पे बजट पत्रों का संक्षिप्त विवरण, की टू द बजट ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो ना बजट का संक्षिप्त विवरण है क्या? फरवरी 2022 का बजट था। वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बजट प्रभाग, बजट डिवीजन प्रभाग,
ये क्या क्या लिखा हुआ, देखो क्या क्या लिखा हुआ, इससे लिखा हुआ पूरा 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 डॉक्यूमेंट तुम्हें दिखाई देगा। इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे तो वो चीज निकालनी है जिसकी मुझे जरूरत है, जो क्लास में बताया गया था, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। भी चलेगा दूसरे वाले पॉइंट पर, दूसरे चलेगा बजट हाईलाइट की फीचर्स। बजट देखेंगे हाईलाइट क्या, कौन कौन से फीचर हाईलाइट कर रखे हैं इसमें। चलो मैं चला गया इस पर, दोबारा डाउनलोड कर लिया मैंने, ओके करके मैंने डाउनलोड कर चला गया। देखिए लिखा हुआ की फीचर्स, यानी कि चाबी क्या है उसकी बजट की, इस बजट की 2022-23 का की फीचर्स क्या है, की फीचर्स, की फीचर्स ये दे रखा है, देखो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आगे पूरा का पूरा आसान भाषा में समझते हैं इसका। इन्हें लिखा हुआ की फीचर्स गोल ऑफ अमृतकाल, तो इसकी पोर्टल पे जाकर, ओरिजिनल पोर्टल गोल ऑफ अमृतकाल नु कह रहा, अब जो हमारा अमृतकाल चल रहा है इस टाइप व्यू, जो हमारा समय चल रहा है ना अमृतकाल, अच्छा गोल तो फोकस ऑन ग्रोथ एंड ऑल इनक्लूसिव वेलफेयर। कह रहा जो बजट का जो फोकस है ना 2022-23 का जो बजट था, उसका जो फोकस रहा इन तीन चीजों पर फोकस रहा। नंबर फर्स्ट हम फोकस करेंगे ग्रोथ पर, लेकिन समावेशी विकास के साथ ग्रोथ करेंगे, जो मैंने क्वेश्चन में बता रखा तुम्हें। यूं नहीं है कि बस ग्रोथ ग्रोथ करते चले जा रहे ना, पीछे कोई नहीं छूटना चाहिए इस बार। भारत का जीडीपी नहीं बढ़ाना, भारत को रोजगार भी देना, सब चीजों पर ध्यान देना। 2022-23 का जो बजट था इसी बात पर फोकस था। जो 2023-24 का बजट पेश होगा ना, उसमें इसी पोर्टल पर जाकर तुम सब चीज डाउनलोड कर लेनी, पहले उसका भाषण सुनना, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। समझ में आया बात ये? ऐसे जब तुम तो 24-25 का पर देख रहे हो तो बजट मेन चीज हो, क्योंकि अगले एक साल तक तुम उसमें क्वेश्चन लिखने। समझ, बजट जो मेन चीज हो पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर, तुम्हें बजट आवा ना, बजट एनालाइज करना हो, उसे पढ़ना हो, तो तुमको सब चीज आवा, मेहनत करनी पड़े उसमें, 10-15 दिन लगाओ बच्चे बजट पढ़ने में, पूरे एक साल तक काम हो उसका डाटा, अगले साल भी काम हो उसका डाटा। समझ में आया बात है? कोड करो बजट के अनुसार, बजट समझ में आया बात है, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। तो इसमें क्या कहा सरकार ने, ये लिखा प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी इनविजिबल डेवलपमेंट एनर्जी। कहा सरकार ने कि हम प्रमोट करेंगे टेक्नोलॉजी को और डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे टेक्नोलॉजी के। उसके बाद एनर्जी पर, जो एनर्जी ट्रांजेक्शन है, जो ऊर्जा संक्रमण है उस पर, और जो क्लाइमेट एक्शन है सभी ध्यान में रखेंगे हम। पूरा बजट इस पर बेस है 2022-23 का बजट। जो 2023-24 का बजट होगा ना, उसकी थीम देखना, कैसे पढ़ना, इंटर मत भागो इंग्लिश तो नहीं समझ में आ रहा है, मुझे बताओ क्या दिक्कत है। उसके बाद वर्टिस साइकिल ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हम बढ़ावा देंगे, क्राउडेड इन बाय द पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट। पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देंगे, जो गवर्नमेंट क्षेत्र ने, जितने में गवर्नमेंट क्षेत्र हैं, गवर्नमेंट क्षेत्र के अंदर हमेशा सारा जो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देंगे। जो बजट 2022-23 का बजट इसी चीज पे बेस है, ये तो सारी चीजें प्राइवेट करते चले जा रही। उसके बाद उसने क्या कहा, अगर इस बजट को आसान भाषा में समझना, आसान भाषा में चार्ट दिया, फोर 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 पार्ट में डिवाइड कर दिया सब पूरे बजट को। कह रहा है पीएम गति शक्ति पर ध्यान देंगे, इससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाएगा, जब तो गरीबी का दुष्चक्र टूटेगा, जो इकोनॉमिक्स में पढ़ा रखा मैंने तुम। उसके बाद इनक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास पर ध्यान देंगे। उसके बाद उसने बताया जो कहाँ ध्यान देना, एनर्जी सेक्टर पर ध्यान देना, फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट, पैसा कहाँ से आएगा उस पर ध्यान देना। उसके बाद में जो समझाया गया, लाख करोड़ रुपए, कितने लाख करोड़ रुपए का बजट था हमारा। 2019-20 का डाटा दिया गया, 19-20 का डाटा दिया गया, या 20-21 का डाटा दिया गया, या 21-22 का डाटा दिया गया, कि हमारी जो ग्रोथ रेट थी कितनी कितनी रही। आया समझ, यहाँ लिखा हुआ साइड में लाख करोड़, ये लाख करोड़ रुपए में इस तरह। जो जीडीपी था फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड और फोर्थ, 3 चौक कितने हो 12, 3-3 महीने के कि हमारी ग्रोथ कितनी रही थी। हमारा जो बजट था इतना था, इतना था, इतना था, इतना था। इस ग्राफ को देखना चाहिए, यूज भी करना चाहिए। समझ में आई बात है? ऐसे बजट स्टडी करना, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ से लिखा हुआ कि जो 2020-21 का बजट आता था उसका जो फर्स्ट क्वार्टर था, फर्स्ट क्वार्टर का मतलब क्या हो, इसका मतलब शुरू के जो 3 महीने थे उसके, जब तुम्हारा वित्तीय वर्ष प्रारंभ हो, वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ हमारा 1 अप्रैल से, अप्रैल मई जून, अप्रैल और मई जून, इन 3 महीने का जो डाटा था। मैंने डिपार्टमेंट दे रहा, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, तुम्हारा लेवल देखो कहाँ बढ़ रहा है, तो भारत सरकार का बजट पढ़ रहे, एनालाइज कर रहे हो उसे, दुनिया के बजट को वैसे देखना स्टार्ट कर दिया, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखो, उसे बैठ कर थोड़ा थोड़ा करके देखो कहना क्या चाह रहा है। जो वर्ड तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है इंग्लिश में, मेरे तो पूछो, हम बताएंगे सर, और डॉक्यूमेंट हिंदी में कन्वर्ट हो जाए, इसे देखो बैठ कर। तुम्हारा जो मास्टर लेकर आ रहा है तो चीजें लेकर वो अगर आप उठा उठा कहाँ से लेकर आ रहा है, तो लेकर आ रहा है, कई विदेश में तो ठाक चिपका रहा हो, तो तुम ना उस तक भी आगे पहुंच चुके तुम। क्यों? क्योंकि तुम्हारा लेवल बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ो लेवल इंसान का, ओरिजिनल चीज बढ़ो। समझ में आया बात? या मैं से तो पढ़ो और क्या पढ़ूं मैं, इसलिए लिखा हुआ रिकवरी ऑफ द इकोनॉमी रिफ्लेक्टिव टू ऑफ कंट्रीज रियलाइजिंग। इसका मतलब क्या है कि हमारी इकोनॉमी ने ऐसे रिकवर कर ली। देखो 2021 तक ना हम फर्स्ट क्वार्टर में इतना पहुंच चुके थे, या सेकंड वेव आई थी ना, सेकंड वेव आई थी, या फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था यहाँ 2020 में, फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था। देखो जीडीपी कितने नीचे धस गई थी, दिख रही ग्राफ, यहाँ देखा फर्स्ट वेव आई थी, जीडीपी इतने नीचे धस गई थी, और 2019-20 में हमारी जीडीपी देखो कहाँ जा रही थी। आया समझ में, हमारी जीडीपी कहाँ जा रही थी 2019-20 में। जो ये ग्रीन वाली लाइन है ना, देखो यार, ये तो जीडीपी की लाइन है, और यहाँ जीवीए की, जीवीए भी समझा रखा है, जीडीपी समझा रखा है कुछ अंतर नहीं। ये जीडीपी ना, भारत का जीडीपी कितना ऊपर जा रहा था, फिर फर्स्ट लॉकडाउन लगा, देखो जीडीपी कितना नीचे पहुंच गया भारत का, कितनी कम ग्रोथ हुई। फिर लॉकडाउन खुला, देखो जाकर 2020-21 के लास्ट में, देखो 20-21 के लास्ट में खुला नहीं लॉकडाउन, कहाँ पहुंची ग्रोथ रेट। फिर सेकंड वेव आई हमारी, सेकंड वेव आई, फिर जीडीपी नीचे धस गई हमारी, सब चीजें बंद करना पड़ा।
समझ में आया बात? है इकोनॉमिक ग्राफ बहुत कुछ बता रहे, समझ में आया? अगर देखो इंडियन इकोनॉमी यहाँ लिखा हुआ स्टेगिंग ए स्टेबलाइजेशन ऑफ रिकवरी, ये एडिटोरियल में छाप कर रखो। स्टेबलाइजेशन क्या हो इसका मतलब समझो ना क्या है ये ग्राफ, कुछ कुछ कहना चाह रहा है। कोविड-19 वैक्सीन कवरेज, कोविड-19 ने कितना वैक्सीन कवरेज कर लिया, इसका मतलब समझा चार्ट में। इसे देखो क्या लिखा हुआ, देखो क्या लिखा हुआ। जो इस बच्चे ने ग्राफ समझ लिया ना उसका ही खेला सारा का सारा। इसका मतलब समझे इधर क्या लिख रखा है ना, इधर क्या लिख रखा है, समझाना क्या चाह रहा है इस ग्राफ में। कोई बहुत बड़ा हाई तो बनी है वो ना, ये बताना चाह रहा है इतने समय में हुआ था, इन्हें बैठकर देखने का शौक हो बस। अरे ऐसी चीज तुम इकोनॉमिक्स का उत्तर लिखते हुए ना वहां कोड करोगे तो अपनी बात तो समझाओगे, दूसरा तो भर भर का नंबर मिलेगा। सोचा इस बच्चे का लेवल कहां से, समझ गए तुम? ऐसे तुम आगे जाओगे। अभी तुम्हारे पास टाइम है, वही सबसे बड़ी चीज है। मेरा ऐसा मानना, जिस इंसान के पास टाइम है ना उसके पास सब कुछ है। दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति धन उसके पास ही, सारी संपदा उसके पास ही। पूरा जो है ना ट्रिप्स काउंसिल उसके लिए बनाई गई बौद्धिक संपदा। समझ में आ बात है? तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ जो पॉपुलेशन है इस तरह का जो रेट है उन्होंने लाइन भी बताई, नुकारा इस तरह की लाइन एडलिट पॉपुलेशन विद फर्स्ट डोज, नुकारा जो एडलिट हो चुके, एडलिट किसे बोलते हैं, जो 18 साल तो ऊपर का हो चुका है एडलिट, उसको बताया ना कि उस कितने को वैक्सीन लग चुकी थी। और उसने बताया हाँ इधर तो लिखे हुए 10 करोड़ 20 करोड़ 37 करोड़ कितने करोड़ लोगों का वैक्सीन लग चुकी थी। फर्स्ट जून जनवरी 21 में, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 93 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी थी जब तक जनवरी 2022 आया था। जनवरी 2022 तक 93 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी थी। और ये कौन है, ये एडल्ट पॉपुलेशन विद सेकंड डोज, इनका जो एडल्ट हो चुके 18 साल तो ऊपर के उनका सेकंड डोज लग चुकी थी 69 लाख, यानी 69 करोड़ जनसंख्या। भारत की जनसंख्या 109 करोड़ के आसमान में बनने जा, तो 69 करोड़ जनसंख्या को इतनी वैक्सीन लग चुकी थी। ये डाटा तुम्हें पता होना चाहिए। डाटा निकाल के लेगा, कहीं से लेगा, यहाँ से निकाल के लेगा, भारत सरकार का डाटा है डॉक्यूमेंट का। उसके बाद ट्रेड इन डेफिसिट, भारत सरकार घाटा कितना बढ़ रहा है, ये घाटा भारत सरकार का यो परसेंटेज है जीडीपी में, परसेंटेज कितनी जीडीपी में कितनी परसेंटेज थी 2015-16 का डाटा, 16-17 का, 17-18 का, 18-19 का, 19-20 का, 20-21 का, 21-22-23 का। तो जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है परसेंटेज में कितनी, देखो जीडीपी हमारी 20-21 में कितनी चली गई थी, जीडीपी की रेट 20-21 के आसपास, जब 20 का लास्ट चल रहा था तो 9% ग्रोथ रेट चली गई थी, सब कुछ खुला था एकदम तेजी के साथ, उत्पादन बढ़ा था नहीं क्या, तो ग्रोथ रेट कितनी हाई चली गई थी। आया 2021, आया नहीं, जब यह ग्रोथ रेट फिर नीचे भागी दोबारा लॉकडाउन लगा ना, आया समझ लो। इफेक्टिव आरडी यानी कहां कहां कितना इफेक्ट पड़ा है जीडीपी। एक मिनट दिख रहा है, ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से क्या लिखा हुआ। कुछ भी समझ में आ गया कोई बात नहीं, एक दिन परदर पर सब चीज खुद ही चली जाएगी। जब बजट को देख ही लिया, जब अरमान लिया तो मान लिया, जब मान लिया तो ठान लिया, ठीक। और क्या मुश्किल क्या आसान, जब ठान लिया तो बात खत्म, खेल खत्म। अब देखो तुम्हारे टीचर यूज करते होंगे ना, ऐसे यूज करते हैं, सीपीआई का डाटा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई का डाटा, इन जो इन्फ्लेशन ग्रोथ रेट है वो कहाँ तो बता रहे हैं, सर्च करके यहाँ तो बता रहे हैं। इस चार्ट को काटते हैं, जाकर वहाँ चिपका देते हैं, बताते हैं कि अप्रैल में इतना था, इसमें इतना था, इसमें इतना था, इसमें इतना था। ये बता रहा है सीपीआई का डाटा, जो डब्ल्यूपीआई का डाटा, और जिस तरह लिखा हुआ डाटा वो सीपीआई और जो डब्ल्यूपीआई उसके डाटे में कितना गैप चल रहा है वो दिखाया इसने। ऐसे बताते हैं फिर में कितना गैप चल रहा है कितना नहीं चल रहा, ऐसे बताते हैं। इसे खुद करना सीखो, समझ में आया बात? यार वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़नी है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा मानना अगर तुम अपना लेवल ऊपर बढ़ाना है ना आए समझ, और तुम्हें फिर जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो तो सारे चार्ट देखने सीखो, कहना क्या चाह रहा चार्ट, समझ आई बात? याद नहीं करने, नहीं करने आदि है, सिर्फ देखने पढ़ने सीखने ना, इसका मतलब समझना क्या है। क्योंकि भारत सरकार का डॉक्यूमेंट और बजट का डॉक्यूमेंट उसे तुम एनालाइज नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे तुम कहना क्या चाह रहा, समझ में आ बात? यार तो फिर समस्या तो है ही ना। तुम ये जो डाटा लिख रहे हैं उत्तर आंसर राइटिंग में लिख रहे हैं, बच्चा पता क्या कर आधे आधे पेज का डॉक्यूमेंट्स पढ़ना, इसका नोट्स बनाने लगा, जो खास खास डाटा था उसका 2022-23 वाला डाटा, एक साल पीछे का तुलना करके फिर लिखेगा, जबरदस्त तरीके से लिखा उत्तर, क्यों लिखेगा, आ जाओ देखो। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आया इसमें, ये जो तुम जैसे पढ़ते जाओगे देख, पीएम गति शक्ति आया इसमें, कहाँ कहाँ पैसा खर्च करेंगे पीएम गति शक्ति में, सब बताया इसमें। देखो यहाँ ट्रेन इंजन सब चीजें देखी, सिंबल के जरिए समझा रखा है पूरा का पूरा। इनको तो मैं केस करूंगा, पूछो क्यों, इसे डॉक्यूमेंट को हिंदी में जारी कर तो फांसी चढ़ रही है।
ये देखो एमएसएमई के बारे में बताया, कहां कहां कितना पैसा खर्च करेंगे। उसके बाद मैं वो दिखाता हूँ जिसकी मुझे जरूरत है यहां से। समझाया रुपए फ्रॉम क्रम्स, ये पैसा कम्स, पैसा आएगा कहां से, रुपए कम्स फ्रॉम, रुपए कम्स फ्रॉम, पैसा कहां से आएगा, इसमें समझाया। एक रुपए की टर्म, एक रुपया लिखा हुआ बीच में, लिखा हुआ नहीं एक रुपया। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, बोरोविंग एंड अदर लाइबिलिटीज 35%, 37 मतलब जो उधार करके लेके आएंगे पैसा, समझ में आएगा, ये उधार लेंगे 35%, पता नहीं कहाँ कहाँ घुसे हुए जाएगा। ऐसी बात को नीचे भी समझाएगा, रुपए उसमें पैसे के टर्म में भी समझाएगा नीचे। उसके बाद देखो नोट नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, जो उधारीकरण जिसे बोलते हैं, नॉन डेप्ट जिसे बोलते हैं, जो ऋण की प्रकृति का। इनकम टैक्स से 15% का, इनकम टैक्स से हो रहा 15%, यहाँ 15% लिखा जाएगा इनकम टैक्स, समझ में आई बात। या उसके बाद यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7%, इस चार्ट को चुपचाप बना लेना, 7%। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ, जो कॉर्पोरेट टैक्स है ना, उससे जो पैसा आया भारत सरकार के पास, पैसा कहां से आया, रुपये कम्स फ्रॉम, आया 15% पैसा आया टैक्स तो केवल, जो कॉर्पोरेट टैक्स है जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। आज जीएसटी तो केवल 16% पैसा आया, यहाँ समझा रखा, देखो जीएसटी था। कस्टम ड्यूटी थे 5% पैसा आया, नॉन टैक्स 5% आया, यहाँ भी बताता नॉन टैक्स जो 5% पैसा आया यहाँ तो सरकार के पास। ठीक है, जो सरकार के पास जो बजट है टोटल सारा का सारा, उधार लेगा रही सरकार। सबसे ज्यादा पैसा पता कहां से आ रहा है, सबसे ज्यादा पैसा पता कहां से आ रहा है, जीएसटी तो भी नहीं आ रहा, कॉर्पोरेट तो नहीं आया, सबसे ज्यादा सरकार उधार लेके आ रही, समझ गए, सबसे ज्यादा सरकार उधार लेके आ रही। अरे टोटल सरकार की कमाई को जोड़ दो ना, टोटल 63 पैसे बैठेगी, 35% पैसे सरकार बोरोविंग कर रही है एंड अदर लाइबिलिटीज है सरकार की। अब बोरोविंग का अदर लाइबिलिटीज का मतलब इसमें डिसइन्वेस्टमेंट भी है, आगे समझाया गया। रुपए गोज टू, अब सरकार खर्च कहां कर रही है, देखो चार्ट को, ये तुम्हारी अंकें खोल देगा सरकार तो, और तुम्हें समझ लिया। देखो क्या कर रही सरकार, सरकार जितने पास पैसा ना 39 लाख करोड़ रुपए का सरकार का बजट था। सरकार क्या कहती है, सरकार कहती है पेंशन पर मैंने 4% पैसे लुटा दिए, पेंशन पे जा रहा मेरा पैसा। पेंशन तो 2006 में बंद कर दी थी भाइयों ना, जो पुराने वाले लगे हुए थे ना उनको देनी पड़ रही है, 4% पैसे पेंशन में बैठ रहे हैं। उसके बाद सेंटर सेक्टर स्कीम, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो स्कीम चलाई जा रही है, उसमें तो 100 पैसे मतलब 39 लाख करोड़, 15% पैसा उसमें जा रहा। उसके बाद सबसे ज्यादा देखो पैसा कहां से, सबसे ज्यादा पैसा कहां जा रहा है, देखो सब्सिडी पर 8% पैसा, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम 9% पैसा जा रहा है उसमें, स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज 17% पैसा हम स्टेट के साथ शेयर कर रहे हैं। समझ में आया बात है, जीएसटी तो इसका मतलब जब भी जो इनका पेट नहीं भर रहा, समझ में आया, जो राज्य तब भी इनका पेट नहीं भर रहा, 17% पैसा भी नहीं बैठ रहे टैक्स के तहत, स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज इनके साथ शेयर कर रहे हैं। 10% पैसा ना एज फाइनेंशियल जो कमीशन एंड अदर ट्रांसफर हो रहा है इनका, आसान भाषा में सेंट्रल स्कीम में जा रहा 15% पैसा, तो सबसे ज्यादा पैसा इन्होंने देखो कितने तेज निकले। इन्होंने पता क्या नहीं दर्शाया, इन्होंने नहीं दर्शाया कि कितना पैसा उधार में जा रहा है, वो तो भूल गए, जान पूछ कर सरकार कितनी बदतमीज है, या उसे दिखाया नहीं कि उधार में तुम कितना पैसा बाहर देगा रहे, जो ब्याज देगा रहे, इतनी बदतमीज है सरकार अपना डॉक्यूमेंट अच्छा बनाने के लिए। समझ में आई बात है, इस बात में यहाँ पारदर्शिता नहीं है, यहाँ लिखते हैं ना कि कितना पैसा यार तुम बाहर ब्याज पे देके जा रहे, दिखाया उन्होंने, साइज नीचे दिखा रखा हो, देखे चेक करेंगे हम कितना पैसा तुम ब्याज का देके जा रहे, यानी जो भारत 35% पैसा ब्याज लेकर आ रहे हैं ना, ये भारत पर कर्जा हो चुका है, ब्याज का पैसा इतना देने जा रहे हैं, भारत पता कितना देने जा रहे हैं, इतना तो हम डिफेंस पे भी खर्च नहीं कर रहे बनी, एक साल में हम सुरक्षा पे खर्च नहीं कर रहे, उसका हम सिर्फ ब्याज देने जा रहे, कुछ नहीं है वो, हमने जो पहले कर्जा ले रखा ना वो ब्याज पे देने जा रहे हैं। ऐसा बैठकर डॉक्यूमेंट को एनालाइज करना, समझ गए कितना सारा पैसा कहाँ जा रहा है, यही तो भारत सरकार। फिर तुम अपने दिमाग, तुम्हारा दिमाग बढ़ागा, ये बहुत जरूरी हो, दुनिया की दौड़ में आगे निकल जाओगे। इकोनॉमिक्स तुम्हारे पास सब्जेक्ट वैसे भी और वैसे भी जो तुम पढ़ रहे एकेडमी में जो तुम्हारा चल रहा है, समझ में आया बात है, तो तुम्हारे लिए वो चार्ट बहुत मेन हो। सब चीज पढ़ने के बाद अगर तुम सरकारी तंत्र में तो घुसना, और सरकारी तंत्र का तुम डॉक्यूमेंट नहीं देख रहे, ये तो बदतमीजी ना, ऐसी कोई चीज जो समझ में नहीं आ सकती इंसान की। उसके बाद बजट एट ए ग्लांस वगैरह बजट दिखा रखा है, एट ए ग्लांस आया कहां तक, कितना पैसा, कितने का बजट, क्या क्या दिखा रखा है, करोड़ों में दिखा रखा है सर, देखो करोड़ में लिख रहा है, तो 22-23 का बजट इतना आया कहां से, रेन्यू रिसिप्ट, ये समझाऊंगा मैं, कल स्टार्ट करूंगा रेन्यू रिसिप्ट। इस चार्ट को बना लेना तुम, और इस वाले चार्ट को अपनी कॉपी में बना लेना, बार बार पता होना चाहिए मोटे मोटे तरीके तक कि इसमें कहां कहां से पैसा आया और कहां कहां पैसा गया, 1 रुपए की टर्म में। समझ में आया बात है। अब यहाँ जैसे समझाने जा रहा हूँ, मैं प्रत्यक्ष करूंगा, यहाँ डिस्कस कर दूंगा कि कहाँ कहाँ कितना पैसा आया, कहाँ कहाँ कितना पैसा गया। देखो डायरेक्ट टैक्स में हमारा कितना पैसा आया, अभी बताते हैं डायरेक्ट टैक्स में कितना पैसा आया।
इनकम टैक्स में टोटल इनकम हुई, इनकम टैक्स में 15% इनकम हुई है। कितनी परसेंट हुई? 15%। इस तरह से ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके, तो 15% इनकम हुई है मस्त। समझ में आ बात? इसमें सब लिखा हुआ। कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो मेरे सामने से खोल कर लेगा, मैं बताऊंगा कैसे क्या नहीं समझ में आ रहा था। इसमें सब सरकार ने सब बता रखा है, कहाँ कहाँ कितनी योजना में कितना पैसा है। मिनिस्ट्री वाइज एलोकेशन देखो, कौन सी मिनिस्ट्री कितना पैसा जा रहा है, ये भी इसमें लिख रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इतने 1000 करोड़ रुपए चले गए इसे, ऐसा समझ में लिख रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, तुम्हें इन देखना कि पैसे रट रहे बैठ कर, मतलब भी नहीं आया, नहीं आया तक ना किसी पेपर में पूछने का। यूँ देखना सबसे ज्यादा कहाँ खर्च हुआ, सबसे कम कहाँ खर्च हुआ, ये वही पीएससी में काम होगा। समझ में आ बात है? क्या क्या चेक करना? हाँ, मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री को? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर जो उर्वरक मंत्रालय, एज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स, कितना कम पैसा दिया है ना फार्मर वालों को बेचारों को, ऐसे वजह। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गांव का विकास करने के लिए कितना पैसा दिया तुमने कम, सब देखो तुम पता लगा जाएगा कि यार ये कितना कम पैसा है, ये कम पैसा है, इसे इतनी पर्याप्त नहीं है, इसे बढ़ाना चाहिए, इस मिनिस्ट्री को ज्यादा पैसे देना चाहिए। ये पे जो मिनिस्ट्री को पैसे दे दिया, मंत्रालय को पैसे दिया, वो फिर नीचे बांटेगा, फिर नीचे बांटेगा, फिर नीचे बांटेगा, और जब तक गाँव पहुंचेगा ना सारा कोर्स खत्म हो चुका होगा। थोड़ा बहुत पहुंचेगा, फिर गांव का विकास कैसे होगा? और जब गांव का विकास नहीं होने का, मुझे जो प्राथमिक क्षेत्र डूब नहीं जाएगा, और जब प्राथमिक क्षेत्र डूब जाएगा, द्वितीय क्षेत्र भी डूब जाएगा, और जो तृतीय क्षेत्र भी ज्यादा दिन तक नहीं सफर कर पाएगा। ऐसा वजह, क्योंकि फोन पर तो तुम बात कर रहे बाबू सोना, तो ऐसा में रोटी तुम्हारे पास सामने खाने को नहीं है, सेवाई ले लो, सेवा धनिया देंगे तुम, बताओ बताओ ना मुझे। ऐसा में सेवा इंटरनेट का चार्ज डाल लोगे भाई, इंटरनेट का चार्ज डाल लोगे क्या? प्राथमिक क्षेत्र को तुम इग्नोर कर रहे, करो इग्नोर, पता लग जाएगा। ऐसी तैसी हो जाएगी। प्राइमरी सेक्टर हो भारत का ना, क्या हो, बैकबोन हो, रीढ़ की हड्डी हो, मत भूल लो सर, गुजरा जमाना। और देख लो इस बजट में, तुम बताना मुझे देख कर, थोड़ा थोड़ा करके देखोगे सर, 10-15 मिनट डेली देखना तुम, और जो अच्छी अच्छी बातें इसकी लिखनी है, और एक एक वर्ड को ना सर्च करके इसका मतलब क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इसका मतलब जो हमारा संचार मंत्रालय, जो देश के अंदर संचार को बढ़ावा दे रहा है, उसके पास कितना पैसा गया। फिर तुम देखना एग्रीकल्चर वाले तो डाटा देखोगे कितना कम पैसा गया भाई जी, दुनिया देखे करते इसका डाटा मैं लिया, इतनी जीरो, इतनी इतनी जीरो, बहुत कम पैसा गया, ज्यादा जाना चाहिए था। अपने आप ही रियलाइज करो बैठ बैठ कर, समझ में आया बात? है ठीक। ये कब का काम हो? लास्ट को पढ़ते पढ़ते, जब रात को पढ़ो ना, इस डॉक्यूमेंट को देखना स्टार्ट कर दो। ये क्या है, ऐसे तो पलट पलट कर देख रहे, ऐसे पलट कर देख रहे, देख भी तो क्या है, समय भी तो हम कहाँ बिता रहे। देखो मेन चीज, हम समय कहाँ बिता रहे। मेन समय है कि हम भारत सरकार के डॉक्यूमेंट के बजट के साथ हम समय बिता रहे। वाह कितनी अच्छी बात है, समझ में आया बात है? अनाप शनाप जगह हमारा सब समय नहीं जा रहा, हमने अनाप शनाप चीजें नहीं खोल रखी फोन में। भारत सरकार के डॉक्यूमेंट की तरह हम उसे ना एनालाइज कर रहे हैं। पढ़ने का मतलब एनालाइज करना, विश्लेषण कर रहे हैं भारत सरकार के डॉक्यूमेंट का, समस्या कहाँ सी। एक बार तुम देख लोगे, ओहो यहाँ पैसा कम गया यार, यहाँ ज्यादा जाना चाहिए। ये भी भारत सरकार इस क्षेत्र का, जैसे मैं देखता हूँ, इसमें देखता हूँ मैं रूरल डेवलपमेंट पर 13,08,000 1,38,203 करोड़ रुपए खर्च हुए। ठीक, इतना कम पैसा, अच्छा जब देख भारत गांव का विकास नहीं हो पा रहा, जब भी प्राथमिक क्षेत्र डूब रहा है, मैं इस बात का अंदाजा लगाऊंगा सोचते सोचते। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को इतना पैसा चला गया, इतना सारा पैसा रेलवे को जा रहा है, जो तो ऊपर करता बूम चला चला है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का मतलब जो गृह मंत्रालय हो, आया समझो, गृह मंत्रालय को इतना पैसा चला गया, ये पुलिस वाले इस पर खर्च करे, दिखा भी रखा देखो ना। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इसमें दिखा रखा है, देखो लाल बत्ती दिखा रखी नहीं है ट्रांसपोर्ट पर, सिंबल तो समझाएगा, समझ आई बात? वो तो पता ना, कुछ लोग ऐसे भी हो जो अनपढ़ सर, या तो भारतीय संविधान की जो समानता के अधिकार को फॉलो करके चल रहे हैं, ऐसे वजह मुझे उम्मीद है कि ये डॉक्यूमेंट जरूर हिंदी में होगा इसी नीचे। समझ में आई बात है? नहीं होता ना तो पता गूगल हिंदी ट्रांसलेटेड डाउनलोड करके रखे करो, इसे यहाँ तो कॉपी मारा ऐसा करके, ऐसा समझ में, यहाँ तो कॉपी लग जाए हिंदी डॉक्यूमेंट फोन में आराम से, ओके करा हमने ट्रांसलेट कर दिया, वहीं कहीं ऑप्शन है ट्रांसलेट का, इसका मतलब पता लग जाए हिंदी में। हिंदी ट्रांसलेटेड डाउनलोड करके रखे करो अपने फोन में। समझ गए? बुझा रहा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कितना पैसा देखो, रक्षा क्षेत्र में पता लग रहा है, रक्षा क्षेत्र पर कोई क्वेश्चन आया लिखने को, भारत सरकार का रक्षा क्षेत्र क्यों डूबता चला जा रहा। तो ये 5,200 ये 52,000 52,05,166 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। इसे हम कहेंगे इस पर जो निवेश है ना वो कम हो रहा है, भारत सरकार को इसका बजट बढ़ाना चाहिए। आया समझ में? इसी कारण क्षेत्र पीछे, कोई एक क्षेत्र पीछे रहेगा ना, समझ में आया बात है, तो उसमें वित्त का अभाव हो, समझ में आया बात है? समझ में आया? कोई इंसान पीछे रहेगा ना, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं हो, वित्त बढ़ा दो, वहां धन बढ़ा दो। और आ जाओ, देखो डॉक्यूमेंट को, देखो क्या दिक्कत होगी। तो डॉक्यूमेंट था एक,
एक डॉक्यूमेंट को से एनालाइज कर लिया। ये तो की फीचर्स है, डिटेल्स आना है, डिटेल्स दिखाता हूँ। पोर्टल बताओ, अंदर सबसे नीचे चला गया इस पर, सबसे नीचे लिखा हुआ था 2022-23 का बजट। अरे भाई मैं दिल्ली में गया था, एक लड़की मेट्रो ट्रेन में बैठी थी, मैं उसकी बराबर में बैठा था। अभी दिखने में इतना स्मार्ट तो हूँ नहीं, समझ में आ बात है, ये सोचो भी इस बेवकूफ सही होगा। तब मैंने देखा तो भारत सरकार का केंद्रीय पोर्टल खोलकर डाउनलोड करके उस पर बैठी बैठी भी उसकी निगाहें उस पर थी। वो करोल बाग में उतरी, रेल मेट्रो स्टेशन नाम है करोल बाग। समझ में आई बात, तुमसे सारा का सारा डॉक्यूमेंट पढ़ रही थी, बैठ बैठ के उसको एनालाइज कर रही थी, बैठ के मोबाइल फोन में इस तरह का पेन नहीं रखा था, उसे अंडरलाइन करती चली जा रही थी। यानी जो पढ़ने वाला वो पढ़ा गई है। समझ, जो बदतमीजी खिंडानी वो कहीं भी जाकर बदतमीजी खिंडागा। समझ में आई बात है, इंसान को इन्वायरमेंट बदलो, माहौल बदलो, उठा कर डाल दो इंसान को। समझ में आई बात है, दो ही चीज तुम्हें चेंज कर सको, एक तो तुम्हारी अंतरात्मा, दूसरा उससे बड़ी चीज है माहौल। इसीलिए अच्छे लोगों तो बात करनी सीखो, बड़े लोगों में रहना सीखो, उन्हें सुनना सीखो, आदत डालो सुनने की। आ जाओ की बजट आ गया। हाँ, बजट हाईलाइट, उसके बाद एनुअल रिपोर्ट आई है। ये एनुअल रिपोर्ट एक साल की रिपोर्ट क्या कह रही है, इसको क्यों कर दिया मैंने एनुअल रिपोर्ट। समझ में आया, ऐसे पढ़ा जा। और ये मामला कितने दिन का, 15 दिन का। फिर अच्छी अच्छी जो बातें लग रही तुम उसका नोट्स बना लो, फिर तुम्हें जो मास्टर लेकर आ तुम्हारे सामने। तो केंद्रीय सरकार बजट 2023 वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में सब कुछ पता रहा है, सरकार के पास कितना कहाँ पैसा आ रहा है, ये मेन चीज है। सरकार का डॉक्यूमेंट तुम्हें चाहिए था ना कि जीएसटी के तहत कितना पैसा आ रहा है, रुपए में बताओ, रुपए में। आ जाओ, मैं बंद कर देता हूँ। क्या लिखा हुआ, कर राजस्व वस्तु एवं सेवा कर, हिंदी में लिख रखा है केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, सीजीएसटी में पैसा लिख रखा है, टोटल भी रखा है, फिर नीचे भी लिख रखा है कितना पैसा आया। और 2020 में इतना आया था, 2021 के बजट में। वास्तविक बजट देखो, मुख्य से इतना, वास्तविक बजट इतना था और अनुमान लगाया था इतना, आया इतना, आया था बजट संशोधित बजट। उसके बाद जो बजट है ये हो हमारा 21-22 का, उसके बाद जो अनुमान लगाया गया कि इतना पैसा आएगा जीएसटी था, 7,83,705 करोड़ रुपए, इतने करोड़ रुपए आएंगे, 7,83,705 करोड़ रुपए। अब हकीकत क्या है वो तो 2023-24 के बजट में पता लगेगा। इन्होंने अनुमान लगाया कि जीएसटी थे इस बार हमारे पे इतना पैसा आगा, अनुमान लगाया इन्होंने, ये अनुमान लगाया सरकार का अनुमान है, यानी जीएसटी सफल हो रहा है। समझ में आया बात यार, साथ क्योंकि जीएसटी का आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए पार कर चुका। समझ में आया बात यार, तो सरकार का अनुमान है कितना पैसा आ सकता है, एस्टिमेट अनुमान लगाया सरकार ने। अब इसमें तो सीजीएसटी का देखो कितना पैसा आएगा, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, सीजीएसटी या सीजीएसटी भी लिखा हुआ देखो, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी। और सीजीएसटी का पैसा देखो कितना आ रहा है, 2022-21 में इतना आया था, बढ़ा घटा, बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। सीजीएसटी का योगदान 66%, 22-23 का अनुमान लगा कि 66% आगा पैसा सीजीएसटी। इसका मतलब वस्तु है ना, जो वस्तु है वे कुछ ही राज्यों तक मन का सीमित है। यह बात मैंने तुम्हें जीएसटी पढ़ाते वक्त बताई थी कि वस्तुओं का जो व्यापार हो पा रहा है ना, जो वस्तु बन रही, समझ में आई बात, उनका वस्तु का निर्माण कुछ ही राज्यों में हो रहा है, इस वजह वस्तुओं का केंद्रीकरण हो रहा है। समझ में आती है, इन चीजों को देख कर अंदाजा लगाया जा, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी देखने पड़े। संघ एवं यूजीएसटी यूयूटी में लगता है, एकीकृत वस्तु सेवा कर आईजीएसटी आया। अब आईजीएसटी ये देखो, आईजीएसटी कितना पैसा आया, ऐसे पढ़े जा। ओरिजिनल चीज पढ़नी सिखा रहा हूँ तुम, दुनिया की आया ठाया वीडियो बनाया चलो हटाओ एकदम ऐसे कर रहे हैं, चौंचलेबाजी हुए। तो ओरिजिनल चीज पढ़नी सीखो। समझ में आया बात, पता लग गया कैसे पढ़नी ओरिजिनल चीज, कर लोगे। पोर्टल है सब चीज का, मंत्रालय ने सुविधा दे रखी, भाई जानकारी नहीं है। जानकारी के अभाव में इंसान कठपुतली हो। किसी व्यक्ति से तुम बात कर रहे हो तो डर लग रहा है ना, क्या तो तुम्हें उस डिपार्टमेंट की जानकारी नहीं है, और दूसरे नंबर पर क्या है, तुम्हारा लेवल है ना बहुत नीचे धसा हुआ, कॉन्फिडेंस चरम होना चाहिए। समझ आई बात है, मेरे गुरुजी मुझे एक चीज सिखाते थे, पता क्या है, हर सामने वाले को बेवकूफ समझ कर चलो। समझ में आया बात है, हर सामने वाले को बेवकूफ समझ कर चलो, जब उसके सर पर पैर रख के चल जाओगे तुम। ठीक, ये बात जिससे तुम बात करने जा रहे हो, अब बात करते हुए इतने कम हाथ पैर कंपेंगे नहीं कि पता नहीं क्या कर दिया, बस कितना पढ़ा लिखा होगा। अरे भाई तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, सबके बस की बात नहीं हुआ करती। जो तुम्हें पता उसको कभी नहीं बताओ, उसने आज तक नहीं लिखा होगा इस तरह बैठो उत्तर 250-250 शब्दों का, उसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं पता। इंग्लिश की मैडम है, उससे डर रहे बैठ कर, उसकी एक सब्जेक्ट की मैडम हो, क्या करा क्या, उसको क्वालिफिकेशन क्या होगी, बीए करी होगी, बीए के बाद एमए करी होगी, ऐसे छोटा सा एग्जाम क्लियर क्वालिफाई कर रहा होगा नेट वेट का, बस एग्जाम मैडम बन गई है क्या इसमें।
70 सब्जेक्ट 50 किताबें एनसीईआरटी पढ़ती है, आंख बाहर आ जाती है उसकी। उसे पता लगता है भारत सरकार का बजट क्या हो, हर साल कितना लिखना पड़ा। जितना उसने सारे मिला के पढ़ा होगा ना, इतना तुमने 6 महीने में पढ़ाई कर ली होगी। इसी बात को हमेशा ध्यान ध्यान में रखो। ये पता नहीं कि किसी चीज अंडर ना कोई बैंक में चले गए, तू जा बात कर, क्या है कौन, पता कैसा ही हुआ, कैसा है पता कैसा है, कैसा ही हो, प्रोसेस नहीं पता ना, क्यों नहीं हम बात कर रहे हैं उसके साथ, इसलिए नहीं बात कर पा रहे क्योंकि तुम्हें जानकारी नहीं है। कोई इंस्पेक्टर देख ले पुलिस क्या है उसके लिए, कैसे बने जाए इंस्पेक्टर, एक स्टार लगाओ तो बहुत बड़ी चीज है, पुलिस को देखकर डर के, क्यों डर के, अरे भाई क्या है, ग्रेजुएशन करी, छोटा सा एग्जाम दिया, इंस्पेक्टर बन गया, इससे डर रहे, किससे डर रहे, किसी इंसान से डर रहे, आए बैठ हाय साहब जी कैसे हो आप, समझ आएगी बात। मार पता है दुनिया में किसकी, डोमिनेट कौन कर रहा है, दो लोग डोमिनेट कर रहे हैं, नंबर फर्स्ट दो लोग चला रहे हैं सर, एक चला रहे प्रशासक देश को, समझ में आया बात, दूसरा टीचर चला रहे सर देश को, इस देश को दो लोग चला रहे हैं, एक तो प्रशासक एक टीचर, समझ में आया बात है, एक तो प्रशासक चला रहा है टीचर चला रहा है। मेन चीज अपनी नॉलेज बढ़ाओ, नॉलेज के बिना इंसान कठपुतली हो, दोस्तों के साथ बात करो ना, समझ में नहीं आएगा, अपने आप तो दिल में तूफान चला हुआ है इसका, यहाँ से यहाँ तो देखो एग्जाम कब को निकल लगा, और ये पता नहीं कहाँ की बातें बता रहे बैठ, पसंद नहीं आने, मजा नहीं आने का बिल्कुल, ये बात वही छोड़ दे, समझ गए। ए और देखो और दिखाते हैं, तुम याद नहीं करना डाटा, में पहले कह रहा हूँ कॉपी में लिख लेगा अपने नोट्स में, इस साइड डाटा निकाल कर मैं तुम्हें पूरा पेज शेयर कर दूंगा, पूरा का पूरा ओरिजिनल चीज बजाओ तुम। और अगली बार जो बजट आगा 23-24 का, तो उसको सर्च करना, खोजना मिलते कहाँ है, कौन बना रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट है, अच्छा फाइनेंशियल जो मिनिस्ट्री वो बना रही है, उस पर लिखा हुआ ऊपर डॉक्यूमेंट पर, पढ़ना नहीं चाहता बच्चा, कॉपी पेस्ट पर जाएगा, मार्केट में जाएगा, एक वार्षिकांक की स्पीडी की बुक खरीद ली, उसे पढ़ागा बैठ के, उसे बताएगा सारा, उसे देखना वो बुक कहाँ तक बनाई गई, उसे देखना चाहता। यहाँ समस्या जड़ यहाँ से, मेरा इकोनॉमिक्स क्यों अच्छा हुआ, मैं जाऊँ इंसान चीज की तहकीकात तक, मैं सोचूं किन बनाया होगा, अच्छा यहाँ डालना होगा, यहाँ स्पीच दी होगी, इस पर मैंने कहीं तो कोई डिजिट डालते हैं, जब चला गया ओके ओके करके चलते चलते चला गया, पहुंच गया उसी रास्ते तक, समझ में आया बात है, ऐसा करना, ओरिजिनल चीज बढ़नी। देखो और क्या लिखा हुआ, आय तथा व्यय कर, जो आय तथा व्यय कर, अच्छा खर्च कहाँ कर रहे हैं, देखो आय कर क्या है, आय कर तो कितना पैसा आने लगा, 1,40,000 करोड़ रुपए आ गए, इनकम टैक्स ने अनुमान लगाया इतने आगे, पिछली बार इतने आए, इतने का अनुमान लगाया, इतने आए थे, ऐसा बाद में संशोधित कर दिया गया, अनुमान लगाया था इतना, ऐसे वास्तविक रूप में आया था इतना, अनुमान लगाया था इतना, ऐसा फिर संशोधित करते कर दिया गया इतना, तो सब चीजें लिखी हुई इसमें, कोई भी चीजें लगनी है, आयकर कितना, होटल प्राप्ति तो कितना प्राप्त हुआ, चाहे उन्होंने टैक्स लगाया, निगम कर कितना मिला उन, तो वो भी निगम टैक्स में आया ना, निगम कर भी ऐसा बोले, निगम कर को छोड़कर अन्य आयकर कितने, उसके बाद ब्याज कर कितना मिला, अनुषंगिक लाभ कर कितना, आय व्यय कर कितना मिला, अब संपत्ति और पूंजी लेन देन कर कितना मिला हुआ, इसमें संपदा शुल्क भी है, संपत्ति कर भी है, प्रतिभूति व्यवहार भी है, वस्तु एवं सेवा कर के अलावा जिनों से सेवा कर पर प्राप्त हुआ, बैंकिंग तो कितना मिला, सीमा शुल्क तो कितना मिला, सब चीजें लिख रही है यार, यहाँ से कुछ नहीं बचा हुआ, ब्याज प्राप्ति कितनी हुई, राजकोषीय सेवाएं हमारी क्या है, लोक सेवा आयोग, पुलिस पर जेल पर कितना खर्च करा है, कहाँ कहाँ कितना खर्च करा, रक्षा सेवा पर कितना क्षेत्र करा, सामाजिक क्षेत्र पर कितना खर्च करा, आर्थिक सेवाओं पर कहाँ जा रहे हैं, देखो डॉक्यूमेंट लो, क्या चाहिए, क्या चाहिए था सब, बताओ क्या चाहिए, नागरिक पर्यटन पर कितना करा, परमाणु विभाग पर कितना खर्च करा, डाक प्राप्तियां कितनी, ले क्या चाहिए, सब जहां जहां पर जो तुम्हें चाहिए था ना सब इसके अंदर। अब एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की समेकित निधि, देखो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या लिखा हुआ, विवरण फर्स्ट, भारत का समेकित निधि, राजस्व खाता समितरण, ये लिखा हुआ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, रेवेन्यू अकाउंट कौन सा, ये क्या क्या जो लिखा हुआ, बजट में अनुमान इतना लगाया था, यहाँ तो आया था ना, देखो संसद, राज्य क्षेत्रों के विधानमंडल, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, राज्य मंत्री परिषद, न्याय प्रशासन, कहाँ कहाँ कितना पैसा खर्च हो रहा, कहाँ कहाँ कितना जा रहा, सब लिखा हुआ, ये इतना पैसा इन्हें दिया गया, पेंशन में कितना पैसा दिया, कहीं नहीं कितना दिया, भारत की समेकित निधि जिसे बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, राजस्व खाता जो सब लिखा हुआ है, कुछ नहीं बचा हुआ, कृषि क्षेत्र पर, ग्रामीण क्षेत्र पर, सिंचाई क्षेत्र पर, मतलब समझो क्या है, कहना चाह रहा है, ठीक, एक भी चीज नहीं बची हुई, पूरा डॉक्यूमेंट है, लो पूंजीगत खाता वैसा, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में देखो खोल को सीधा कि ये हकीकत है, सही है गलत है, और जोड़ भी दे रखा है नीचे,
कहाँ कहाँ कितना कर लोगे इस तरह, कोई दिक्कत यहाँ तक? एक का बता रखा देखो, लक्षद्वीप का चंडीगढ़ पर कितना गया, उस पर कितना गया, इस पर कितना गया, या तो कोई सा नहीं करना, या दो ही चीज करनी पड़े, या देखना सबसे ज्यादा कहाँ गया, सबसे कम कहाँ गया, एनालाइज करना कौन से ये करते क्षेत्र पर इतना कम क्यों गया या इतना कम क्यों गया, योग क्षेत्र इतना पीछे क्यों रहेगा, पक्की बात है सरकार ने कम पैसा बजट में कम पैसा बनाया होगा इसके लिए, ऐसा बने ये क्षेत्र इतना ऊपर क्यों चला गया, सरकार ने बजट के अंदर ज्यादा पैसा लगाया होगा ऐसा क्षेत्र में, पर्यटन क्षेत्र में क्यों डूबता जा रहा है भारत के अंदर, भारत सरकार ने कुछ पर्यटन क्षेत्र को विकसित नहीं करा, ऐसे डूबता चला जा रहा है, बजट कम बनाया होगा सरकार ने, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम, उम्मीद करता हूँ, और अभी तो बजट स्टार्ट भी नहीं हुआ, जब स्टार्ट नहीं हुआ साथ साथ पढ़ना है सर, डाउनलोड करोगे साथ साथ पढ़ना से डाउनलोड, ये तुम्हारा ही मेरा, कल से तुम क्या करोगे, बजट को साथ साथ अपना मोबाइल फोन लेके आओगे यहीं क्लास को, उस मोबाइल फोन को साथ में खोल कर बैठोगे, समझ में आई बात है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में रख कर बैठोगे जैसे पढ़ाऊंगा, समझ में आई बात है, डाउनलोड कर लोगे आज, डाउनलोड कर लोगे आज, उस पर तुम भटकने के इमेज बजा कर पीडीएफ फाइल इधर उधर भटक रहे आत्मा की तरह, गूगल पर खोज रहे, गूगल कैसी तसी करके मार दी, किसके हाथों में फंस गए मैं, अच्छा बोलने वाले गूगल कैसी तैसी कर दी, ठीक चलो चलते हैं, अच्छा पैसे की टर्म में याद रखना, आसान भाषा में रहेगा कि कितने परसेंट पैसा खर्च हुआ, क्योंकि करोड़ में नहीं याद रखना, सही पैसे कितना पैसा टर्म में कितना पैसा आया कितना पैसा गया, आसान टर्म में समझाना तुम, तो इमेज में जाके खास बात यह हो वहां ना जो भारत सरकार ने लिखते अपने डॉक्यूमेंट में, भारत सरकार ने अपने डॉक्यूमेंट में बात नहीं दिखाई कि कितना पैसा उधार देके जा रहे हो, उधार इतना पैसा बाहर देके जा रहे हैं, क्योंकि अपना तो डॉक्यूमेंट अच्छा बनाना है, बैलेंस शीट अच्छी बनानी, लोगों के सामने प्रदर्शन करना है, ये थोड़ा बताएंगे देखो मैं इतना सारा पैसा लेकर आ रही हूँ भारत, उसका मैं ब्याज इतना देने जा रही हूँ, मैं भी डिफेंस पर खर्च नहीं कर रही, ऐसा थोड़ा बता देंगे, समझ में बात है, कभी भी नहीं बताने की, तो जो प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स हमारे जो बताओ प्रत्यक्ष कर है हमारे या प्रत्यक्ष कर, अगर सरकार प्रत्यक्ष कर को घटा रही है ना और अप्रत्यक्ष कर को बढ़ा रही है, इसका ये मतलब होगा भारत सरकार आम आदमी का शोषण कर रही है, आज जो 2022-23 का बजट था ना उसमें सरकार ने अप्रत्यक्ष कर को बढ़ाया, जब अप्रत्यक्ष कर को बढ़ागे ना तो प्रभाव सीधा आम आदमी पड़ता होगा, समझ में बात, या और आम आदमी प्रभावित होगा, और पता सर से लेकर पैर तक प्रभावित होगा, कहां तक, समझ में, इतना ही नहीं, अरे भाई तुम बता दो 63 पैसे 58 पैसे इसका योगदान टैक्स का, और 5 पैसे इसका योगदान, 5 पैसे इसका 5% इसका योगदान है, और इस मतलब ना जो प्रत्यक्ष कर उसका 15% योगदान है, अब सोच लो 15% योगदान अप्रत्यक्ष कर का कितना होगा, सोच लो 15% योगदान इसका, तो 5 कितना बैठ जाएगा, 15% कितना इसका, 30% मुझे नहीं पता कितना होगा, 28-30% के आसपास है इसका, 30% और 28% के आसपास, देख लो 58 बैठ रहा है, बैठ रहा है, ये तो 30% योगदान है इसका, इसका जीडीपी जो जीडीपी बनाया जा रहा है उसकी बात बता रहा हूँ, ऐसा समझ लो, अब सरकार लेने जाती है उधार, जो पैसा बच चुका है ना 63 पैसे तो हो चुका, आया समझ में, सरकार हम खर्च करना चाहिए 100 पैसे हमारे ऊपर खर्च करेगी 100 पैसे, तो 100 पैसे मतलब बच गए कितने 37 पैसे, इस 37 पैसे का मैनेजमेंट करना, 37 पैसे का मैनेजमेंट करने के लिए सरकार के पास कितने तरीके थे, पहला तरीका सरकार के पास 37 पैसे मैनेजमेंट करने के, नंबर फर्स्ट उधारीकरण, उधारीकरण इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोरोविंग, दूसरा तरीका बताया था, दूसरा तरीका एक और, दूसरा तरीका जो उदाहरणीकरण भी तो बताता है, एक उदाहरणीकरण का फ्रॉम आरबीआई, और ये तो मैंने डिटेल से चर्चा करा हुआ, तमीज से चर्चा करा हुआ, दूसरा बाजार से उदाहरणीकरण, बाजार से उदाहरणीकरण, उसके बाद तीसरे नंबर में, अच्छा लोक निधि अलग से लिखा हुआ था ना, अच्छा इसके नीचे था लोक निधि के पैसे का यूज करना, आज तुम्हारा काम क्या होगा, ये लोक निधि क्या हो, आकस्मिक निधि क्या हो, डिटेल से पढ़ना लोक निधि को, कौन से संविधान में इसका उल्लेख है, चाहे तो लिख लो इसके बारे में, समझ में आया बात, या इसका संवैधानिक पक्ष पढ़कर जाना, लोक निधि क्या हो, आकस्मिक, और लोक निधि को इंग्लिश में क्या हो क्या कहते हैं, आज तुम्हारा सिलेबस ये सर्चिंग दबाएगा, समझ में आया बात, या लोक निधि क्या हो, इसका संवैधानिक पक्ष पढ़ना, इसमें कौन कौन सा पैसा रखा हो, साधारण भाषा में बताना चाहिए कि कहीं भी खड़े को बता सको लोक निधि में किस किस चीज का पैसा जमा हो,
ठीक। एक लोक निधि हो, तो जो लोक निधि हो ना, लोगों का पैसा होगा इसमें। मैन प्लीज इधर देख लो, थोड़ा थोड़ा मैं समझा देता हूँ, आप देखना। संविधान में सबसे बेस्ट व्यवस्था करी गई लोक निधि का इस्तेमाल। भारत सरकार लोक निधि का पैसे का इस्तेमाल कर सकती है, नहीं कर सकती है, अब हम देखते हैं। यहाँ तो सुनना अच्छे तरीके से, मुझे ये बताओ, जो लोक निधि का पैसा सवाल आया उसमें, मेंस में सवाल आया, उसको डायरेक्ट सवाल आया मेंस में, तो पॉइंट तो जब लिखोगे जब तो समझ पाओगे सर। कैसे जब इसका समझोगे क्या मतलब हो उसका। सरकार तुमसे पैसा लेती है, ठीक, कहीं ना कहीं जमा करती होगी, भारत की संचित निधि में रखती है पैसा। लोक निधि में कौन सा पैसा रखती है, और लोक निधि में जो पैसा रखती है, लोक निधि में बहुत सारे पैसे जमा हो। एक एक बहुत मेन, जो मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ, समझ में आई बात। या एक बहुत मेन पैसा हो जिसकी लोक निधि में जमा हो, ठीक। जब बजट हो ना, इस तो पैसा निकालना हो, इतना आसान बात नहीं है पैसा निकालना। दो तिहाई तो दो तिहाई बहुमत का आंकड़ा पार करना पड़ता, दो तिहाई बहुमत का आंकड़ा पार करना पड़ता। जब बजट सत्र हो, बजट सत्र में बजट पास हो ना, बजट पर दो तिहाई सदस्य हस्ताक्षर कर देंगे जब बजट पारित हो। आया समझ में। जो बजट सत्र चलो, बजट सत्र सबसे लंबा सत्र हो, जब संसद के अंदर बैठ जाते हैं 543 मेंबर, ऐसी तैसी कर दो 543 मेंबर। अगर उन्होंने पास कर दिया ना, इसका मतलब आम जनता ने बजट पास कर दिया, क्योंकि लोकसभा ही तो लोगों की सभा। समझ में आया बात। या अब धनी किसका, लोगों का। ये 63% पैसे जो लूट कर लेंगे, किससे लेंगे, खैर बस दिए भी आज तक, ऐसा समझ। दिए क्यों नहीं दिए, अभी तुम आज भी तुम बहुत सारा टैक्स दे गए होंगे, तुमने बहुत सारी चीजें घर में बनाई होगी, ऐसा समझ में, और जो मार्केट से लेके आए होंगे उन पर टैक्स दे के जब आए तुम घर में ले गए सर, ऐसे में। हल्दी मिर्च भी लेके आए ना घर में, उस पर भी टैक्स दिया। इसे तुम्हारा अधिकार है किसी भी गवर्नमेंट कर्मचारी से तमीज से बात करने का। आप मेरे टैक्स से पैसे, नौकरी, आपकी नौकरी मेरे टैक्स के पैसे से आती है, ये मत भूल लो आप कोई भी मैडम हो, कोई भी प्रिंसिपल हो, आपके पास पैसा ना, ये मत भूल लो, आप सरकार के टैक्स से पैसे, जो सरकार को हम टैक्स देते हैं उससे आपकी कमाई आती है, और हमारा अधिकार है, ऐसा समझ। ये हमारा राइट्स है, हमारा राइट्स है, अधिकार नहीं बोलना, राइट्स बोलना। दैट इज माई राइट्स, प्लीज गिव मी करेक्ट इंफॉर्मेशन, हु आर यू। वो जगह हो कौन, तुम एक स्टूडेंट हो, नहीं, मैं ना इस दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान हूं, जिसे आम आदमी कहते हैं, और लोकतंत्र के अंदर आम आदमी की ताकत हो। समझ में आई बात। तालियां क्यों बजा रही, समझ आई, भूल गए। कौन, कोई प्रॉब्लम यहां तक। तो सारे सारे जो लोक निधि में पैसा इस्तेमाल होगा ना, मैम प्लीज इधर देख लो, लोक निधि में जो पैसा इस्तेमाल होगा, तो लोक निधि में जो पैसा इस्तेमाल होगा ना, उसमें बहुत सारा पैसा हो, लोगों का पैसा हो, निकालना हो तो आसान काम नहीं है, बहुत खतरनाक काम है लोक निधि पैसे का इस्तेमाल करना। अब देखो क्या करते हैं, मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, जिस संगठन के अंदर भी, ध्यान तो सुनना मेरी बात, या जिस संगठन के अंदर भी ना 20, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, समझ आई बात, या चाहे संगठित क्षेत्र हो चाहे असंगठित क्षेत्र हो, अगर वहां 20 लोग काम करते हैं ना, तो ये समझ जाओ वहां उनकी ना फिक्स सैलरी होगी, और जो फिक्स सैलरी होगी उनका अकाउंट खुलवाना अनिवार्य होगा, क्योंकि सरकार ने कह दिया, डायरेक्ट कह रखा, कहीं भी 20 लोग काम करते दिख गए ना, आज समझ में, सैलरी होगी उनकी, और सैलरी डेली की होगी, अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, अकाउंट खुलवाने के बाद उसका पीएफ कटेगा महीने वाइज। अब ये पीएफ क्या हो, प्रोविडेंट फंड बोलते हैं सर, उनका मेरे तो पीएफ कट गया, मुझे पीएफ को निकलवाना, आम आदमी कहते नहीं, जो कंपनी में काम करते हैं भी कहते हैं, गवर्नमेंट जो कर्मचारी वे भी कहते हैं, ये सरकार के पीएफ के कानून है, और हो सकता है टाइम लगाएगा, बाद में पढ़ना पीएफ के जो कानून क्या है, ये पेपर नहीं सवाल पूछने का, मैं साथ साथ चर्चा कर दी, मतलब क्या है इसका, करवानी पड़ेगी। तुम्हें दिख रहा है ना, तुम्हारे मेरे यहाँ काम चल रहा है, 1 महीने से ज्यादा हो चुका, 1 महीने से ज्यादा हो चुका, और 5-6 महीने का लगातार काम, तो जो 5-6 महीने का काम है या 2 साल का काम है, मुझे लगा मेरे यहाँ ना 25 लोग काम कर रहे, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। क्यों, पीएफ कानून के तहत मैं काम नहीं कर रहा हूँ, उन्हें भी मजदूरी तो दे रहा हूँ, मुझे मजदूरी उनके खाते में महीने वाइज देनी होगी, और महीने वाइज उस खाते में डालने होंगे, पीएफ भी कटता होगा। अब ये पीएफ कटने वाला क्या सिस्टम हो, इसे समझाओ। मेरे यहाँ 25 मजदूर, तो सवाल है कि लोक निधि के पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जो लोक निधि है ना, अभी भूल गए बस इंग्लिश के नाम, भाई है गजब, इंग्लिश पढ़ागे ना तो दिल गदगद हो जाओ, बस क्या दिक्कत हो रही है। इंग्लिश पढ़ने के बाद ना, 10 दिन इंग्लिश पढ़ने के बाद, मैं गारंटी दे रहा हूँ, तुम ना 10 करोड़ के इंसान बन जाओगे, ये मेरी खास बात है। मैं बोलने नहीं देना हिंदी, तुम्हें बोलने ही नहीं दूंगा हिंदी। लोक निधि के लोक निधि का जो पैसा होगा ना, जिस संगठन में 20 मजदूर काम करते होंगे,
चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वहां पीएफ कटना अनिवार्य होगा। समझ में आया बात है। अब बहुत सारे ऐसे संगठन ना देश के अंदर ना 6-7 करोड़ लोग ऐसे जिनका पीएफ कटता, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, चाहे सरकारी हो, 6-7 करोड़ लोग ऐसे जिनका पीएफ कटता। और पीएफ का मतलब प्रोविडेंट फंड। हाँ, मेरा तो मानना जिस पर टाइम है ना चुपचाप बैठ कर उसके नियम कानून पढ़ियो, इतना ही भी लेकिन बहुत है। 20 लोग जहाँ हो ना, जिस संगठन में काम कर रहे हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, वहाँ पीएफ कटना अनिवार्य होगा। अगर 19 भी है ना फिर नहीं कटने का, अगर 21 हो गए ना तब भी कटना होगा, नहीं तो ना उस जहाँ जिस संगठन में काम कर रहे हो उस संगठन के खिलाफ कार्यवाही होगी, उन लोगों का शोषण होगा वो। अब तुम्हें पीएफ का मतलब समझ में आएगा, ये क्यों कटवाते हो, फायदा क्या होगा। अब तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, जरा एक बात बताओ, मान लो तुम्हारी सैलरी 3,000 है, सवाल पूछता हूँ तुमसे, तुम्हारी सैलरी 3,000, लेकिन तुम मेरे यहाँ काम करते हो, मैंने तुम्हें तो कहा कि तुम्हें 3,000 रुपये सैलरी तुम्हारी, तुम्हें बहुत अच्छा लगा, महीने के अंतिम में जाकर तुम्हारे खाते में आए 2700 रुपये, तो तुम्हें अच्छा लगा कि बुरा लगा। अच्छा किसे लगा, जिसे अच्छा लगा उसके बाप पे ज्यादा पैसा, ऐसे समझ में। तो मैंने तुम्हारे कितने रुपए काट लिए, 300 रुपये, तो तुम्हें अच्छा लगा कि बुरा लगा। ठीक, अभी जो कहो समझे, बकवास नहीं चलता। हो सकता है 3,000 करोड़ हो, फिर क्या करेगी, 300 रुपये ना, तो जो 300 रुपये ये तुम्हारे काट लिए, तुम्हें अच्छा लगा कि बुरा लगा। ठीक, अभी तुम्हारा उत्तर चेंज हो जाएगा तुरंत। मैंने कहता हूँ कि जिसके यहाँ तुम काम कर रहे थे ना, वो कहता है कि तुम महीने के लास्ट में 300 रुपये से और जोड़ कर देगा। अब बताओ तुम्हें अच्छा लगा कि बुरा लगा, ऐसा। हाँ, तो ये नहीं मिलने के 300 रुपये मैंने काट लिए, 300 रुपये में और बढ़ा कर दूंगा लास्ट में दूंगा, लेकिन जब 1 साल कंप्लीट हो जाएगा मेरा। समझ में आया बात यार। अब तुम्हें अच्छा लगा बुरा लगा, अभी पता क्या कह रहे थे, कह रहे 500 रुपये और काट लो चाहे। अब अच्छा लगा बुरा लगा, इसे हम पीएफ कहते हैं। पीएफ प्रोविडेंट फंड। जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी, जितने भी सरकारी कर्मचारी, उनका पीएफ कटता होगा। और कुछ संस्थाएं ऐसी है वहां घंटों घंटों लोग काम कर रहे, 100 से ज्यादा लोग भी काम कर रहे, 300 लोग भी काम कर रहे, लेकिन वे फिर भी पीएफ के दायरे में नहीं आते, क्योंकि इसका घाटा ना उस हो जो एम्प्लॉयर हो, जो नौकरी बांट रहा संगठन में, उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। करता नहीं कोई, क्यों नहीं करता, जानकारी नहीं है। अब जानकारी होगी, ऐसे समझ, ऐसे बहुत से लोग काम कर रहे, डेली सैलरी पा रहे, डेली जा रहे, क्या वहां 20 लोग नहीं काम करते होंगे। और जब 20 लोग काम करते होंगे, साहब कह दो बस पीएफ नहीं कटने का, क्यों नहीं कटने का भाई, क्या मतलब होगा। 20 कर्मचारी जहां काम कर रहे हो तो वहां तो पीएफ कटना चाहिए। पीएफ कानून उठाकर पढ़, किस बात से डर रहे हो तुम। बैंक में चले गए ना तुम, किसी में तुम दिख गया 20 से ज्यादा कर्मचारी, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकते हो तुम, किसी भी संगठन, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो। समझ, पीएफ कानून के तहत ना यहाँ पीएफ कटना चाहिए। और पीएफ तुम ना मजदूर का पीएफ काटो, पीएफ काट को उसका खाता खुलवाओ, सैलरी आ गई उसकी, लीगल तरीके से काम कर रहा होगा। मिली नॉलेज मिल रही, समझ में आई बात। अब तुम्हारे दिमाग में चढ़ी हो गया बात, जिंदगी भर नहीं बोल रहे तुम्हें से बात। तो इसलिए आसपास तुम्हारे कोई महिला हो ना, समझ आई बात है, अगर उसकी सैलरी आ रही हो, जैसे कोई महिला डीपीएस में काम कर रही है, किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है, उससे पता करो, मम्मी जी पिताजी कोई भी जो आसपास हो, कटता क्यों, उन्हें पता नहीं, जहाँ कटता होगा इसका मतलब उनका जिस संगठन में काम कर रही है पीएफ कानून को लेकर बहुत जागरूक हो, नहीं तो उन पर कार्रवाई हो सकती है और सजा भी है इसमें। पीएफ कानून जिसे नहीं पता तो पढ़ लो का पीएफ कानून उठा, पता लग चुका, कोई दिक्कत। और सुनो अगला सवाल, लेकिन सवाल 6 से 7 पूरे भारत में ना 6 से 7 करोड़ लोगों का पीएफ कटा, केवल कितना, 6 से 7 करोड़ लोगों का पीएफ कट रहा। मान लो 300 रुपए है, एक महीने कट रहे 300 रुपए, अब 12 महीने तक कटे तो 12 तीन में 3600 रुपए, ऐसा समझ 3600 रुपए। अब भाई कुछ तुम्हें बढ़ाएगा भी मिलेगा, समझ आएगी बात है। ठीक, 3600 रुपए ऐसे है, तुम ये जब चाहे जब निकलवा सकते, बीच में निकलवा सकते हो, तुम्हारा ही पैसा है, सरकार ने रिलीफ देती है। लेकिन सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से, 3600 रुपए बीच में निकलवा सकते हो तुम। कहते हैं पीएफ जिसने निकलवाने ने पीएफ निकलवा लिया, उसकी सारी एसेट्स चली गई, एक प्रकार की संपत्ति हो यार। समझ में आ बात है। चलो मैं आगे कल अपनी कहानी यहाँ तक बढ़ाऊंगा। तुम लोक निधि क्या हो, आकस्मिक निधि क्या हो, सारी निधियां सरकार के पास पैसा कहाँ रहे, तुम बताओ सरकार अपना पैसा कौन से खाते में रखे, ये लोक निधि कौन सी होया, संचित निधि कौन सी होया, आकस्मिक निधि कौन सी हो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो, क्या कौन से संविधान में इसका जिक्र कर रखा है, ये खाते में पैसा कहाँ रखते हो, पूरी छानबीन करके लेकर आनी। कल मैं इस पर अपनी कहानी आगे बढ़ाऊंगा। समझ में आया बात यार। ये तो ये जो बच्चे हमारे आ गए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से, दिमाग खराब कर देंगे मेरा यार।